नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं प्रोग्राम करना नहीं चाहता था शिव, और मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो, सरकार की तरफ से ये जवाब हो। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की मुखालफत करते हैं, मोदी के विरोधी नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने, और सरकार में मनमोहन सिंह थे तब भी मैं सवाल पूछता था, सरकार में नरेंद्र मोदी है तब भी मैं सवाल पूछ रहा हूं, कल को सरकार में कोई और भी आ जाए तब भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि पत्रकारिता का मूल धर्म सवाल पूछना है। सवाल नहीं पूछेंगे तो आप जीते जी मर जाए। लेकिन किसी के घर में ताका झाकी, आमतौर पर मैं इस तरह की बातों को मानता नहीं हूं। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री पर कोई लांछन लगे, देश के प्रधानमंत्री के चरित्र पर कोई सवाल उठाए और पूरी की पूरी सरकार कई दिनों तक चुप बैठी रहे, कहीं से कोई रिएक्शन ना आए, और इस बीच में एक नेता कहे कि मुझे बीजेपी से निकाल के तो दिखाओ, डरते हैं मोदी जी मुझसे, क्योंकि मुझे निकाल देंगे तो फिर मैं सारी पोल खोल दूंगा। और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आता है। वो कहते हैं मैं सारी चीजों पे बात करने के लिए तैयार हूं, मैं SEX पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो सवालों से भाग जाए। शर्म से सर झुक जाता है मेरा। आप इन तार को जोड़िए। खबर निकल कर आती है कि मोदी और ट्रंप की बात हो रही थी और उसमें एक कारोबारी भी बैठा हुआ था उस बातचीत में। दो राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत में एक कारोबारी का मौजूद रहने का क्या मतलब है? ये भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की बात में हो रही थी, दो देशों की डील हो रही थी, या व्यापारिक डील हो रही थी, दलाली हो रही थी, कमीशन की बात हो रही थी? आखिर बात क्या हो रही थी? या एपस्टीन फाइल की बात हो रही थी? विदेश मंत्रालय का बयान आया, वो भी इस सवाल को टालते हुए नजर आए। तो मैं बहुत मजबूरी में और आहत होकर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें मैं जानकारी दूंगा, तमाम प्लेटफॉर्म पर दर्शक सुन रहे होंगे, लेकिन मैं जो जानकारी दूंगा शिव जी, वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग हटकर जानकारी होगी। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी के घर में विभीषण कौन है? कौन है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान को हवा दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, जो उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे घर की ही कोई ताकत काम कर रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, ये इतना गंभीर मुद्दा है, लज्जित करने वाला मुद्दा है, लेकिन हम आज इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने आरोप लगाने वाले दो लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अड़कर कह रहे हैं मोदी हिम्मत है तो मुझे बीजेपी से निकाल के दिखाओ, और दूसरी वो है जिन्होंने मोदी के ऊपर किताब लिखी है और जिनके इंटरव्यू में मोदी ने गजब बात बोल दी थी शिव जी। उन्होंने किताब पढ़ने का तरीका बता दिया था हमें, फाइल पढ़ने का तरीका बता दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता हूं, मैं तो ऐसे देख लेता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है, मैंने एक बार देखा तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। और ऐसे प्रधानमंत्री को आगे बताऊंगा, और हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। इतनी विडंबना है। सबसे पहले हम आपके अपने दर्शकों को एक बात बताएं, बड़ा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश की 144 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री हैं। वोट दिया है उसके भी प्रधानमंत्री हैं, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी प्रधानमंत्री। और इस देश के प्रधानमंत्री, मैं अपने शब्दों से तो सवाल करता हूं, प्रधानमंत्री की छवि पर कोई हमला बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। प्रधानमंत्री मेरे देश का आईना है। प्रधानमंत्री मेरे देश के सरबराहकार हैं। प्रधानमंत्री की छवि पर हमला होने का मतलब है, घुमा के देखा जाए तो एक तरीके से पूरे देश पर हमला है। उनके चरित्र पर लांछन लगना ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर जो ये चारित्रिक हमला कर रहे हैं, क्या ये दूध के धुले हुए हैं? और जब इनके पास यही सब कुछ सौगात थी तो 14 से पहले क्यों नरेंद्र मोदी हीरे थे? क्यों नरेंद्र मोदी सब कुछ थे? सवाल तो इन पर भी उठने चाहिए, सवाल इन पर भी होने चाहिए। इनसे भी सवाल पूछने की जरूरत है। बचाव से जो एक तबका बचाव पक्ष में उतरा है और वो बात उस तरीके से नहीं कह पा रहा है। उससे पहला सवाल मधु किशोर को ढूंढकर, स्वामी को ढूंढकर चैनल पर बिठा के
ये सवाल करना चाहिए कि वो तथ्य सार्वजनिक करो। सर्वोच्च अदालत को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ ये षड्यंत्र तभी क्यों आया है मैदान में जब मोदी 60% फंसे हुए महसूस कर रहे थे। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से मोदी की छवि पर रोज डेंट पहुंचाया जा रहा है, रोज धब्बा लगाया जाता है। उस धब्बे में प्रमुखता से जो नाम सामने आता है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अब तक 80 बार कह दिया कि पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया। या पाकिस्तान का तुमने रुकवाया, अपना क्यों नहीं रुकवा लेते? ईरान का, यूक्रेन, रसिया का क्यों नहीं रुकवा दिया आपने? अफगानिस्तान, पाकिस्तान का क्यों नहीं रुकवा रहे हो? जहां हमारे यहां तो जनहानि बहुत नामालूम हुई थी, पाकिस्तान में भी नामालूम हुई थी, युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई थी, आपने उसे युद्ध की परिणति दे दी। ये सब चल क्या रहा है? और कौन है वो जो आरएसएस, बीजेपी के सारे लोग मसंद लगाए आराम से सो रहे हैं इतने बड़े हमले पर? ना बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है, रविशंकर खामोश हैं। एक बड़े तंगड़े नेता हैं राजनाथ सिंह के, खासम खास गिने जाते हैं राज्यसभा, उनकी बड़ी चर्चा होती है जब वो बोलते हैं, वो खामोश हैं। संबित पात्रा जी भी नजर नहीं आ रहे हैं। त्रिवेदी जी जिनकी हमने अभी चर्चा की वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी से आके बहुत बड़े प्रवक्ता बने बीजेपी के, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो टोटी पे तुरंत बोलते हैं। आखिर ये कैसे तो खबरें बाहर आ रही हैं और इन खबरों पर ताला मार के बैठा कौन है? और ये तब आ रही हैं जब प्रधानमंत्री के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो क्या विदाई की बेला साफ साफ तस्वीरों में दिखने लगी? विदाई की गाथा लिखी जाने लगी? हमारे यहां तो जब बेटियों की विदाई होती है तो पहले कार्ड छपता है, फिर शादी तय होती है, फिर शादी तय होने के बाद ब्राह्मण के द्वारा डेट तय होती है, डेट तय होने के बाद कार्ड छपता है, कार्ड के बाद कार्ड वितरित किए जाते हैं, फिर विदाई की बेला आती है। यहां तो विदाई की बेला लिखने शुरू हो गई। और विदाई होगी तो आगमन में कौन होगा? इस समय मिनी एपिस्टीन बन चुका है भारत में। महाराष्ट्र का अलग मसला खुला है, आज एक और वहां साधु गिरफ्तार हो गया, एक वहां पहले से चल रहा है। स्वामी अपनी बात कह रहे हैं, कौन है वो? अरे भाई, मधुकेश्वर ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया मंत्रियों के ऊपर, महिला मंत्रियों के ऊपर, तो गिनी चुनी तो होंगी महिला मंत्री, बहुत ज्यादा थोड़ी है। वो मंत्री क्यों नहीं सामने आ रही? क्यों नहीं मधुकेश्वर पे एफआईआर लिखा रही है? अब तक पूरी खामोशी है। बड़े सवाल हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की छवि के साथ खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री मेरे हैं, मेरे प्रधानमंत्री से अपने सवाल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की चारित्रिक हनन करने का मेरा अपना कोई मकसद नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री के चारित्रिक हमले पर भारत की सरकार से यह मांग करता हूं कि मधुकेश्वर के साथ सख्ती से पेश आया जाए, उनसे पूछा जाए कि किस आधार पर यह अनर्गल आरोप आपने लगा के एक नई दिशा में पूरी राजनीति को मोड़ने का प्रयास किया है। सिर्फ उनके साथ ही नहीं शिव जी, सुब्रमण्यम स्वामी के साथ। मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। कहीं तो हद होनी चाहिए आरोप लगाने की। स्वामी को क्यों नहीं पार्टी से अब तक निकाला गया? कौन है स्वामी के अंतरंग जो एक बार भी, उन्होंने एक बार नहीं कहा है, उन्होंने ये भद्दी बातें पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं और 2019 के चुनाव तक यही मोदी उनके लिए बहुत सुंदर थे, बहुत शानदार थे। आखिर 2024 के बाद ये सब क्यों? तो स्वामी की भी जांच हो, बाकायदा पूरा दूध का दूध, आईने का आईना साफ किया जाए। कहां पानी है, कहां दूध है, कहां गंदगी है, कहां शीशे पे धूल छाई हुई है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि भारत के नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस मामले पर ऐसे ही नहीं, जैसे आज फिर मधुकेश्वर ने लिख दिया है कि अगर कोई साबित कर दे कि मैंने राज्यसभा की टिकट मांगी है, मैंने मंत्रालय मांगा तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी। क्या है? फिर भी खामोशी। उस पर मीडिया के बंधु हमारे कूद पड़े मैदान पर। अरे भाई, आप सीधा सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि मधुकेश्वर जी हमें सबूत दो? करो प्राइम टाइम डिबेट, बुलाइए उन्हें चैनल्स पर,
लेकिन इतनी हिम्मत किस में है? ये पूछेगा कौन? और जितना इसे छुपाया जाएगा संतोष जी, जितना कैंसर को रोका जाता है उतना विकराल हो जाता है, और कभी कभी वो 4th स्टेज में चला जाता है, फिर लाइलाज हो जाता है। इस लाइलाज बीमारी का जितनी जल्दी निस्तारण होगा, और ये ऐसे दौर में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रिंस, कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, और उस समय ये आना, उस समय एपिस्टीन की चर्चा भारत में भी होना, एक मंत्री का नाम आना, एक उद्योगपति का नाम आना, प्रधानमंत्री के नाम से भी मेल आना, और उस समय ये भारतीय मसला सामने आना, कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर, मैं किसी का, आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी का चारित्रिक हनन करना है, मुझे ये जानना है कि इस पर खामोशी क्यों है? क्या विदाई की बेला आ गई? क्या लिख दी पूरी पत्रिका? कौन है विभीषण बीजेपी में जो बीजेपी के, मोदी के सिंहासन को हिला रहा है? इंद्र का सिंहासन हिलने की बात आती थी बार बार, कोई तपस्या पर बैठ गया तो इंद्र कांपते थे, भगवान विष्णु के पास पहुंचते थे, साहब सिंहासन बचाओ मेरा, कोई फिर कर रहा है गड़बड़ी। कौन है वो सिंहासन छीनने वाला? शिव जी याद कर लीजिएगा, 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद जिस दिन मोहन भागवत के खिलाफ अभियान चलना शुरू हुआ कि भैया उनसे 6 दिन पहले भागवत साहब 75 के हो रहे हैं, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते, उसी दिन हम लोग एक शो कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि अब आप समझ लीजिए कि मोदी के खिलाफ क्या क्या चीजें निकल कर सामने आई, और वो बात सच साबित होती हुई नजर आ रही। अब कौन है, कैसे है, इसको समझने के लिए मैं दर्शकों के सामने तथ्य रखूंगा, फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ देता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(3) कहता है, ध्यान से सुने हमारे दर्शक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति ये कहता है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। इसमें से कौन सा गुण सुब्रमण्यम स्वामी में था कि नरेंद्र मोदी साहब ने उनको राष्ट्रपति से राज्यसभा के लिए मनोनीत करवाया? कोई तो गुण रहा होगा ना। और उसके बाद मुझे याद है संसदीय कार्य मंत्री, शायद राज्य मंत्री थे या शायद मंत्री थे, मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी संसदीय दल की एक मीटिंग में नहीं बुलाया तो सुब्रमण्यम स्वामी वो पुराने संसद भवन के गलियारे में उनके पास गए और डांटने लग गए। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सर वो तो बीजेपी मेंबर्स और एनडीए मेंबर्स के लिए होता है। तो कह रहे नहीं, मैंने बीजेपी एक तरह से ज्वाइन कर लिया है। वो जो मनोनीत सांसद होते हैं ना शिव जी, उनके पास भी एक समय अवधि होती है कि उस समय अवधि के भीतर वो किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भैया ये सांसद बन गए भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री नहीं बने। और मैं फिर कह रहा हूं, मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में क्या गलत है? कोई अगर राज्यसभा सांसद बनना चाहता है तो क्या गलत है? महत्वाकांक्षा रखने में तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों मुफ्त की सेवा चाहते हो? बीजेपी के 2 नेताओं का नाम मैं बता दूं, बड़े पद पर पहुंच गए हैं, संघ के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से किताबें लिखवाते हैं, अपने नाम से पब्लिश करवाते हैं और उसको बेचारे को पैसा भी नहीं देते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे अजीब अजीब से नमूने भरे पड़े हैं बीजेपी में। क्या गलत किया अगर वो व्यक्ति, वो लड़का सामने आकर मंत्री की बदनामी करता फिरे कि मुझे पैसा नहीं दिया? कुछ भी गलत नहीं है इसमें, और इच्छा रखना इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे ही उनको कुछ नहीं मिलता है बाहर आते हैं और उसके बाद वो मोदी के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद मधुकेश्वर का आरोप लगाना। अब यहां 2-3 चीज समझिए, याद कीजिए कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, कपिल मिश्रा। विधानसभा और सदन के अंदर आप जो कुछ बोलते हैं तो उस पर बाहर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। तो उस विशेषाधिकार में मिले छूट का फायदा उठाते हुए कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधानसभा में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कहा था वो मुझे बताने और दोहराने की जरूरत नहीं है, वो दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई भी जाएंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे तो तमाम चीजें निकल कर सामने आ जाएगी। चलिए मान लिया वो आम आदमी पार्टी के थे, दूसरी पार्टी के थे, लेकिन फिर क्या मजबूरी थी कि उनको बीजेपी में शामिल कराया गया? हालांकि उनकी माताजी बीजेपी से दिल्ली में एक विंग की मेयर रह चुकी हैं। दूसरे एक नेता थे नीरज कुमार। अभी उन्होंने कहा जय निशान, तय निशान, तीर निशान, तय निशान। वो नीतीश कुमार के काफी करीबी है। जब मामला गड़बड़ हुआ था तो उन्होंने भी कई तरह के गंभीर आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए थे। मान लिया मैंने कि चलिए वो विरोधी थे, वो जनता दल यूनाइटेड के नेता थे और आपके रिश्ते उस समय अच्छे नहीं थे, तो मान लिया कि वो विरोधी दल के नेता थे।
लेकिन मधुकेश्वर कौन है? मधुकेश्वर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करने वाली महिला है। 2002 के दंगों में नरेंद्र मोदी की कोई संलिप्तता नहीं थी, ये साबित करने के लिए किताब लिखने वाली महिला है। बिना किसी के कहे उन्होंने किताब लिखी नहीं होगी। जब मैं ईटीवी में था तो काफी ज्यादा जाया करता था उनका बाइक लेने के लिए। पहले उन्होंने मोदी की आलोचना की, फिर वो मोदी की भक्त हो गई। मोदी की प्रशंसा में उन्होंने मोदी, मुसलमान और मीडिया जैसी किताबें भी लिखी और लगातार जबरदस्त बार-बार मोदी की तारीफ करती रही थी। तो वो बीजेपी की अंग नहीं थी, लेकिन वो मोदी के इकोसिस्टम का एक अभिन्न पार्ट थी, जो तमाम चीजें कर रही थी, जिससे मोदी की छवि बने। तो सुब्रमण्यम स्वामी और मधुकेश्वर, ये दोनों मोदी, एक बीजेपी से जुड़े हैं, एक मोदी के इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। और जब मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं, 2012 के बाद अचानक चाय पर चर्चा, किताबें, मोदी को लेकर अलग अलग अभियान, कोई मोदी को लेकर साइकिल लेकर निकल रहा है, कोई टी शर्ट बांटता हुआ नजर आ रहा है। उस तरह के तमाम अभियान चलाने के लिए बहुत सारे इकोसिस्टम काम कर रहे हैं। अलग अलग विंग थे, मतलब मोदी की छवि बनाने की एक तरह से कोशिश की जा रही थी। और उन तमाम में से एक विंग ये भी था जो कुछ बड़े पत्रकारों को जोड़ रहा था, क्योंकि मूलतः भाजपा के पास कहने के लिए अपना कोई बड़ा साहित्यकार या बड़ा पत्रकार है नहीं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि बीजेपी आज भी लोगों के भरोसे की पार्टी नहीं बन पाई है। इन दोनों लोगों का आकर ये कहना, मधुकेश्वर ने जो कहा, वो निश्चित तौर पर मैं कहूं कि बीजेपी की महिला नेताओं के लिए शर्मसार करने वाला बयान है। सब दुविधा में है। उनमें से मैं जानता हूं कि कई कार्रवाई भी करना चाहती हैं, लेकिन आला कमान से हरी झंडी नहीं मिल पा रही। क्यों मोदी चुप है? मेरे देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा कुछ कहा जा रहा है और इस पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है। और एक सबसे बड़ी बात, चाहे वो आंदोलन यूजीसी वाला मसला हो या अब ये वाला मसला हो, एक इकोसिस्टम जो एक जमाने में आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था, मोदी के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ था, वो अचानक मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मैदान में क्यों उतर गया? लेकिन ये लड़ाई दोनों तरफ से हो रही है। कई वीरांगनाएं एंकर, उनमें से एक दो एंकर तो ऐसी है शिव जी जो मोदी से मिली ही नहीं है अभी तक। बाकी तो कुछ बड़े बड़े एंकर है जो मोदी का इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन एक दो एंकर ऐसे जो मोदी से मिली ही नहीं है। वो किसके कहने पर मोदी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही है? तो जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं और जो जवाबी अभियान चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो गुट एक दूसरे के सामने हैं और इन गुटों की लड़ाई के जरिए, मतलब सेनाओं को लड़ा के, कोई ना कोई है जो बैठा हुआ मजे ले रहा है और मुस्कुरा रहा है। और आगे एक बात और, कई बातें ऐसी होती कि आपको हम तो दर्शकों के सामने सिर्फ संदर्भ रख देते हैं, जोड़ना ना जोड़ना सिर्फ दर्शकों का काम है। ट्रंप का सामने आकर ये कहना है कि मैं हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हूं, और वो जो SEX, उच्चारण नहीं करूंगा मैं उसका, उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूं। मैं दुनिया के उन नेताओं में से नहीं हूं जो भाग जाऊं। पता नहीं क्यों उनका ये बयान मेरे दिमाग की घंटियां बजा रहा है, और मैं इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक और उन्होंने बयान दिया ट्रंप ने। आप ये देखिए कि ईरान भारत लिखी मिसाइलों को इजराइल पे मार रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, बीच में एक कारोबारी बैठा हुआ है, और फिर अमेरिका का राष्ट्रपति का एक बयान बीच में और आता है कि हम और मोदी बैठ के सब कुछ सुलझा लेंगे। तो ऐसा लगता है कि मोदी जैसे ईरान की तरफ झुकने चले जाते हैं ना, तुरंत ट्रंप कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छोड़ देते हैं कि खबरदार मत जाना है मेरे पास, मत जाना उसके पास। ये तरह मुझे लगता है। और अब उन्होंने एक बड़ा गजब बयान दे दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं लूजर्स के साथ घूमता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बहुत सफल है। मैं सिर्फ लूजर्स को अपने साथ रखता हूं ताकि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी उनको सुना सकूं, और मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाना पसंद है, दूसरे की सक्सेस स्टोरी मुझे सुनना पसंद बिल्कुल नहीं है। ये बयान किसके लिए? कौन है आज की तारीख में लूजर इस दुनिया में? कौन है जो बार बार सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख के साथ ये तमाम चीजें पूछनी पड़ती है। और आपने जो कहा चुनौती के साथ, मैं भी कहूंगा
कि सरकार को सामने आकर सुब्रमण्यम स्वामी और मधुकेश्वर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मधुकेश्वर के खिलाफ, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। और बल्कि आपने तो कहा कि महिला मंत्री क्यों सामने नहीं आ रही, मैं तो कह रहा हूं कि अब किसी के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आ जाना चाहिए। हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और उसके बाद कई तरह की कहानियां गुजरात में, कई अधिकारियों की कहानियां, फिर कपिल मिश्रा का जिक्र मैंने किया, नीरज कुमार का जिक्र मैंने किया, उन तमाम चीजों को मैं साइड रख देता हूं। लेकिन यहां तो एक महिला जो आरोप लगा रही है वो मोदी के इकोसिस्टम का हिस्सा रही है, और एक नेता जो आरोप लगा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्यों नहीं बीजेपी को उसको निकालने की हिम्मत हो रही? चलिए, ये सवाल नितिन नवीन से भी पूछा जाएगा, ये सवाल अमित शाह से भी पूछा जाएगा, और एक सवाल मैं और उठाना चाहूंगा। बीजेपी के संसदीय बोर्ड का गठन होना है, लिस्ट बन चुकी थी, रिलीज होने वाली थी, क्यों अटक गई? उसमें से बड़े नेता का नाम हटा दिया गया था, अब वो बड़ा नेता अचानक महत्वपूर्ण होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये बीजेपी की राजनीति बहुत उलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे बीजेपी की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री से है। मेरे प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री को सामने आकर इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, और अगर घर का विभीषण कोई खेल खेल रहा है तो घर के विभीषण का भी नाम सामने आना चाहिए। ये राजनीति का वीडियो कॉल है, महाराष्ट्र में एक के बाद एक साधु संत सन्यासी बाबाओं के वीडियो आ रहे हैं, और यहां पे मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, शिव जी, सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं। एक शहर की हालत है ये, इस देश में 700 से ज्यादा जिले हैं, पूरी की पूरी बाबाओं की इंडस्ट्री, पूरी की पूरी बाबाओं की फौज बनी हुई है। इस देश में होटल की इंडस्ट्री बनी हुई है। कई देश के राज्यों से होटलों की कहानी आ रही है कि बीजेपी नेताओं से जुड़े बड़े बड़े होटलों में क्या हो रहा है। गाजियाबाद में तो एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी, बल्कि गाजियाबाद में 2 कहानी सामने आ गई है। मैं अब सीधा सवाल ये उठा रहा हूं कि क्या ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है? क्या इस देश के लगभग लगभग मोटे तौर पर तो मेरे सामने तो किसी ने चौंकाने वाला आंकड़ा कहा कि कई लाख परिवारों को, जिसमें हिंदू परिवार है, उनको तबाह और नेस्तनाबूद ये तमाम लोग कर रहे हैं। देश की सामाजिक संरचना को, क्योंकि वो 55-56 महिलाओं के एक बाबा के साथ वीडियो आ रहे हैं, इस तरह का खेल पूरे देश में खेला जा रहा है। और मुझे तो किसी ने बताया कि भाई ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति पर पहुंच गया है, बहुत ही चिंताजनक। आप ये मत सोचिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमें बहुत बड़े पैमाने पर सफाई करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें नेता भी शामिल है, जिसमें बाबा भी शामिल है, जिसमें होटेलियर भी शामिल है, और जिसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियां, उद्योगपति, कारोबारी, ये तमाम लोग शामिल है। नासूर बन रहे हैं, कैंसर की तरफ फैल रहे हैं, और हिंदुओं के परिवारों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ये बहुत छोटा मामला नहीं है। लोगों से कहूंगा जरा सोचिएगा, अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा, कौन कौन से नेता हैं जो होटल चला रहे हैं और उनके होटलों में हो क्या रहा है। इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से जानना चाहेंगे क्या हमारे और संतोष जी के द्वारा कही गई बातों पर आपकी क्या राय है। हमें जरूर कमेंट में बताएं, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।